चलिए, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून. ऑल राइट, सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वी आर स्टार्टिंग विथ आवर फिफ्थ चैप्टर इन द सीक्वेंस एंड सिलेबस वाइज आपका चैप्टर 7 इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. ठीक है, अब बात सुनो. इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, यस, मेन पॉइंट क्या है? एज अ सीएफओ आपके 3 काम है. एज अ सीएफओ आपके कितने काम है? 3. क्या क्या है? देखो, लोन कहां से लेने का है, पैसा कहां से उठाने का है? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स. तो ये कहां पढ़ा आपने? चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 4, 5, 6 आर रनिंग अराउंड दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट. पैसा उठाने का, कहां से कितना उठाने का, कैसे उठाने का. ये पहले 5 चैप्टर में, इन चैप्टर्स में आपको दिख रहा है. उसके बाद में दूसरा आपने पढ़ा डिविडेंड डिसीजंस. पढ़ा डिविडेंड डिसीजंस. इसमें आपने पढ़ा डिविडेंड देने से शेयर होल्डर का वेल्थ कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके कुछ अप्रोचेस आपने पढ़े. सेम चीज अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में भी कोशिश किया. ठीक है, लास्ट पार्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स. ये वाला पॉइंट पढ़ने का है. अब आपके पास जो पैसा है वो कौन सी जगह लगाना चाहिए, ये आपको देखना है. बेसिकली एक फॉर्मूला आप याद रखो हमेशा. बेसिकली एक चीज, मतलब बहुत बेसिक चीज है. पूछो क्या? बहुत बेसिक चीज है. पूछो क्या? क्या बेटा तुम, मतलब देखो, अपन ने इकोनॉमिक्स में एक थॉट पढ़ा है. अगर ये व्यक्ति इसको पैसे दे रहा है तो बदले में इससे कुछ तो एक्सपेक्ट करेगा. बट बैकग्राउंड सुनो, इस व्यक्ति ने कहीं से तो लोन लेके लाए हैं पैसे, मान लो एट द रेट 10%. तो इसको जितना इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए दैट शुड बी मोर देन. क्लियर है? अब मान लो ये कंपनी है, ये कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है और इनका वैक या फिर ओप्पो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मान लो 16% है. तो इन्होंने कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? ऐसी जगह पे जहां 16% से पैसा मिलता हो. क्लियर है? इनफैक्ट डिविडेंड डिसीजंस में भी यही पढ़ा ना आपने. देखो डिविडेंड डिसीजंस में क्या पढ़ा? इसको आपने बोला था आर, इसको बोला था के ई. इधर इफ आर इज ग्रेटर देन के ई देन डिविडेंड देना मत, री इन्वेस्ट करना. ऐसा सिखाया आपको? यही सिखाया ना. सेम चीज यहां पे बोल रहे हैं हम लोग. आपकी जितनी कॉस्ट है उससे ज्यादा अगर आप कमा सकते हो तो पैसा इन्वेस्ट करो और उस प्रोजेक्ट से पैसे कमाओ और कमाते रहो. समझा? ठीक है. तो बेसिकली थॉट याद रखना कभी भी, ये आर और कॉस्ट का पार्ट ध्यान में रखना. ठीक है. डिसीजन लेने के लिए कहीं पे भी किसी भी व्यक्ति को अगर देख रहे हो, उसका एक्सपेक्टेशन कितना है और उसको मिल कितना रहा है, इसके ऊपर आंसर आएगा आपका. ठीक है, चलो पढ़ते आगे आगे. अब एग्जैक्टली हम क्या करने वाले सुन लो. मैंने आपको वैल्यू ऑफ असेट सिखाया है क्या? वैल्यू ऑफ असेट बोलो. नहीं नहीं बोलो तुम. नहीं, एग्जैक्टली वैल्यू ऑफ असेट. अभी आई एम नॉट गोइंग विद द मॉड्यूल का सीक्वेंस, आई एम जस्ट मॉडिफाइंग द सीक्वेंस. पहले हम टफ वाले क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि खत्म होते होते इजी वाले क्वेश्चन रहे. ये उल्टा है थोड़ा. चालू में हार्ड क्वेश्चन फिर इजी क्वेश्चन. वैल्यू ऑफ असेट अगर आपको याद नहीं है तो फिर से लिख लो. क्या है? सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज. ये अपने अप्लाई कहां कहां किया है, ये वाला फंडा कहां कहां अप्लाई किया है? शेयर वैल्यूएशन. एक शेयर इतना इतना डिविडेंड 4-5 साल देने वाला है, बताओ ये शेयर आज कितने में खरीदने का? या फिर बॉन्ड वैल्यूएशन.
इनफैक्ट बेटा AS19, हाँ, इनफैक्ट ये शब्द आपने पढ़े हैं क्या? ये सब चीजें मतलब यहाँ पे अप्लाई कर चुके हैं. व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज डिस्काउंटिंग कैश फ्लो मेथड. वन ऑफ माय फेवरेट्स कैपिटल बजटिंग में डिस्काउंटिंग कैश फ्लो मेथड, जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है और बताता है कि ये एसेट अगर खरीदना है तो कितने में खरीदना चाहिए आपने. ठीक है, आपने टीवीएम अगर किया होगा उसमें यही सब चीजें पूछी थी आपसे. बस उसका एक्सटेंडेड फॉर्म या फिर एक्चुअल केस स्टडी फॉर्म आपको यहां पे सॉल्व करना है ना. कुछ बेसिक क्वेश्चन अपन ले लेते हैं. बेसिक लेना है क्वेश्चन एक आधा. चलो बेसिक क्वेश्चन लेते हैं आज, फिर चालू करते हैं. सो ये वैल्यू ऑफ असेट हमेशा याद रखें, ये कई जगह पे काम में ना, जितने मैंने लिख के रखे वो और उसके अलावा भी बहुत जगह लगता है, बस ध्यान देना इसकी तरफ. अच्छा, वैल्यू ऑफ असेट किसके एंगल से देखेंगे आप? इन्वेस्टर के एंगल से. इन्वेस्टर के एंगल से. जब शेयर्स का वैल्यूएशन बोला है आपको तो जो बंदा इन्वेस्ट करने वाला है उसके एंगल से निकाल के बताने का, एंड उसके एंगल से वैल्यूएशन निकालो तो कंपनी के एंगल से कॉस्ट बताने का. ठीक है, अब यहां पे हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते. चलो वार्म अप. A machine will give you if your required rate of return is 10% per annum, calculate maximum price you will pay today. Second question, what will be the fair value in use today? Yes. हाँ, ओके. तीसरा क्वेश्चन, calculate NPV. NPV बोले तो net present value. Calculate NPV if it is priced at 1 लाख टुडे. 1 लाख रुपए आज उसकी कीमत है. तो आपके सामने तीन अलग अलग क्वेश्चन है. तीन अलग अलग क्वेश्चन, 2-3 मिनट लेके आप सॉल्व कर सकते हो उसको और बता सकते हो आंसर क्या है. हो गया? ओके. बाकी लोग हो गया. चलो क्वेश्चन कैसा सॉल्व करना है, आंसर लिखते टाइम आपको फॉर्मेट क्या रखना है?
अब बेटा ध्यान रखो, हाँ ये क्वेश्चन बहुत पिल्लू सा छोटा सा क्वेश्चन है। अगर बड़ा क्वेश्चन आता है, अगर नंबर ऑफ कॉलम्स कम है, आपको पता नहीं क्वेश्चन कितना लंबा जाएगा, तो कुछ जो डेटा पता है आपको फिक्स है उसको कॉलम्स में लाना, और जो डेटा पता नहीं कितना खींचना पड़ेगा उसको रोज में रखना, बिकॉज यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू एडजस्ट इन द रोज। कॉलम्स में एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल जाएगा, तो ये सॉल्विंग के टाइम ध्यान रखो। चलो यहाँ पे हमारा स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट क्या रहेगा वो सुन लो, ये अपन ने पहले भी यूज किया है, आप इसको शेयर वैल्यूएशन, बॉन्ड वैल्यूएशन सब जगह यूज कर सकते हो। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहेगा मेरा ईयर, ईयर एंड रहेगा ये, फिर लिखेंगे अपन पर्टिकुलर्स, फिर लिखेंगे अपन कैश फ्लो, फिर लिखेंगे अपन, एक ही मिनट, कैश फ्लोज, उसके बाद में आप लोगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अब देखो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कौन से इससे लेना है, आपको क्वेश्चन में जो रेट ऑफ रिटर्न पूछा गया है ना, इससे आपका एक्सपेक्टेशन लेना है कि हमको एक्सपेक्टेड है इतना इंटरेस्ट उस कैश फ्लो में इंक्लूडेड है, उसको साइड में करके हम प्रेजेंट वैल्यू ला रहे हैं, उसको साइड में करके हम क्या ला रहे हैं, तो ये इसको हम कहेंगे डिस्काउंटेड कैश फ्लो। अच्छा ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो जो है ये T0 पे आ जाएगा, हर एक कैश फ्लो T0 पे आ जाएगा, उसका सम अप कर लेंगे अपन तो हो जाएगा आपका वैल्यू ऑफ एसेट। सो बेसिकली यहाँ पे 1 2 3 पर्टिकुलर्स में नेट प्रॉफिट्स, जो भी क्वेश्चन में वर्ड लिखा है वो, तो जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं 50 30 20। अब 10% के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालने आपको 1 डिवाइड बाई 1.1 इक्वल टू, अब यहाँ पे ना एक जजमेंट आपको लेना है, 4 डिजिट तक जाना है, 3 डिजिट तक जाना है, यूजुअली 3 तक ले लो, 3 तक करो, मतलब मॉड्यूल में 3 तक ही किया है, अपन भी वो अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ऐसा आ गया 50,000 इंटू 0.909 इक्वल टू 45,450, फिर 0.826 इंटू 30,000 इक्वल टू 24,780, 20,000 इंटू 0.751 इक्वल टू GT। बेसिकली ये जो आपने ढूंढना है ना 85,250, इसको क्या कहेंगे आप, वैल्यू ऑफ असेट या फिर वैल्यू इन यूज, आइदर ऑफ द थिंग। समझा क्या, क्या बोलेंगे इसको, वैल्यू ऑफ द असेट, वैल्यू इन यूज। हम वैल्यू ऑफ असेट FM में यूज करेंगे, वैल्यू इन यूज आपको यूज करना है AS 28 इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स, ठीक है, याद रखना। अब इसका मतलब क्या है ना, आपके नजर से जहां पे आपको 10% के रिटर्न्स एक्सपेक्टेड थे, आपके हिसाब से आपको 10% रिटर्न्स एक्सपेक्टेड थे, और कैश फ्लो आ रहे 50,000 30,000 20,000, तो इस मशीन को खरीदने के लिए आज आप 85,250 से ऊपर देना नहीं पसंद करेंगे। समझा, अगर आप 85,250 या उससे नीचे खरीदते हो तो 10% या उससे ज्यादा रिटर्न आपको मिलेंगे। इफ यू परचेज दैट मशीन एट 85,250 और जैसे कैश फ्लो प्रोजेक्टेड है वैसे अगर मिलते हैं तो आपको 10% का फायदा हो रहा है। समझा, क्लियर है क्या? डन। ये हुआ एक क्वेश्चन। अब आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन था दूसरा, देखो मैक्सिमम प्राइस, तो ये आंसर 1 है क्या आपका? अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट इज द फेयर वैल्यू, सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज अलग है, मतलब ये लिखवा के दिया जानबूझ के, सेम क्वेश्चन लैंग्वेज अलग। अब लास्ट पॉइंट तीसरा क्या बोला है, कैलकुलेट NPV इफ इट इज प्राइस्ड एट 1 लाख रुपए। अगर ये मशीन 1 लाख रुपए में है आज, तुम्हारे हिसाब से तो कितने में आना चाहिए, 85,250 में आना चाहिए, लेकिन प्राइस है 1 लाख पे, खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, सेंसिबली नहीं। तो कैलकुलेशन करते टाइम हम कैसा करेंगे, आउटफ्लो आएगा यहाँ पे 85,250 माइनस 1 लाख, कितना हो गया 14,750। अब मुझे एक बात बताओ, ये ना ये पूरा आ गया T0 पे, वैल्यू ऑफ असेट कितने पे आया
T0 पे। मशीन परचेस कब करना है? T0। T0 बोले तो टुडे, आज। आज 85,250 हमारी नजर में उसकी असेट की वैल्यू है, लेकिन वो कितना मांग रहा है? 1 लाख रुपया देने का नहीं, या इन्वेस्ट करने का नहीं, क्योंकि इसमें हमारा लॉस होना है। एनपीवी कितना है यहाँ पे? नेट प्रेजेंट वैल्यू आया 14,750। ठीक है, नेगेटिव एनपीवी बोलेंगे, प्रपोजल शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। कंक्लूजन लिखते टाइम ऐसा बोलेंगे अपन। डन। अब एक छोटा सा यहाँ पे लिख लो चीज। एक चीज आपको याद है क्या? बॉन्ड वैल्यूएशन में अपन ने लिखा था प्राइसिंग के बारे में, कस्टमर के एक्सपेक्टेशन कितने हैं और उसको रिटर्न कितना मिल रहा है। सेम वे यहाँ पे लिखना है, सेम वे यहाँ पे लिखना है। देखो ही मत, देखो ही मत, देखो यहाँ पे कस्टमर के एक्सपेक्टेशन है 10% के, लेकिन उसके लिए वो कितना देना चाहेगा? 85,250, लेकिन कंपनी कितना प्राइस कर रही है? 1 लाख। तो उसको रिटर्न कम मिल रहा है, लेगा क्या वो? नहीं। इफ आई टॉक अबाउट रिटर्न्स, तो लेगा क्या वो? नहीं। चलो रिकैप मारते कुछ। देखो बॉन्ड्स वाले पार्ट में अपन ने ये पढ़ा है, बॉन्ड्स वाले पार्ट में ये पढ़ा है केडी, केडी। बॉन्ड्स वाले पार्ट में अपन ने ये पढ़ा है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। और अगर कंपेयर कर लिया जाए किसके साथ? एक्सपेक्टेशंस के साथ, तो आर। एक्सपेक्टेशन को कंपेयर करते हैं आर। अगर आर ज्यादा है, केडी कम है, वो जो कूपन रेट है वो कम है और आर ज्यादा है, तो जो बायर है, जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, लेकिन फेस वैल्यू से कम देगा। अरे इन्वेस्ट करेगा, लेकिन क्या करेगा वो? फेस वैल्यू से कम में परचेस करेगा, राइट? ऑलराइट, गुड। तो बेसिकली आपने ये सब टीवीएम में भी पढ़ा है और यहां पे भी पढ़ा है अपन ने वापस एफएम। ठीक है, ऑलराइट, जस्ट अ मिनट। यहां पे बॉन्ड का कूपन रेट और इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन सेम है, तो वो कितना लेगा? फेस वैल्यू पे लेगा। उसके लिए बॉन्ड का वैल्यू और फेस वैल्यू सेम सेम आएगा। ठीक है, पहली केस में बॉन्ड का वैल्यू कम रहेगा, फेस वैल्यू ज्यादा रहेगा। एंड लास्ट वन, अगर बॉन्ड पे का कूपन ज्यादा है और उसका एक्सपेक्टेशन कम है, तो उसके लिए वैल्यूएशन है ना फेस वैल्यू से ज्यादा रहेगा। सेम वे एनपीवी के, सेम वे एनपीवी, सेम वे एनपीवी के लिए सेम वे एनपीवी के लिए अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो प्रपोजल क्या करने का? एक्सेप्ट करो। एनपीवी 0 है तो मे एक्सेप्ट, मे रिजेक्ट। एनपीवी अगर नेगेटिव है तो रिजेक्ट। अब ये जो मे एक्सेप्ट और मे रिजेक्ट लिखा है ना, अगर आपके पास कोई काम नहीं उस समय पे, बिल्कुल एक्सेप्ट करो, एटलीस्ट लॉस नहीं करने वाले अपन कुछ। बी से रहेंगे, एक्सपीरियंस आ जाएगा। समझा? डन। अगला क्वेश्चन। अब देखो मैंने आपको जो क्वेश्चन सिखाया वो छोटा सा पिल्लू सा प्यारा सा क्वेश्चन था, जस्ट टू बिगिन विथ। अब एक्चुअल क्वेश्चंस देखते क्या है।